Hi everyone, I Chinmay on behalf of Pragyata Foundation welcomes you all. Today we have Amit Lahiri with us, who is a part of Vitsala's cell, financial literacy cell from Sri Ram College of Commerce. He is also the head of project Asha and Umeed, which aims at increasing the financial literacy at underprivileged section of society. I welcome you, Aryan. Thank you, ma'am, for the warm welcome. And I think that financial literacy is a crucial aspect of for every society. And basically दो चीजें स्टॉप करती हैं इसको स्प्रेड करने से मिस इन्फॉर्मेशन मिस गाइडेंस सो हमारा Absolutely. प्रोजेक्ट आशा उम्मीद का यही एम है कि हम ये दोनों चीजें हटा पाए और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है सोसाइटी में उनको ये फाइनेंशियल लिटरेसी इम्पार्ट कर सके आपके साथ कोलैबोरेट करके इस सेशन में होपफुली अच्छा हम लोगों को इम्पैक्ट दे पाएंगे Surely. और So अब let's start without wasting much of the time. So let's go ahead with the slides so that जो भी है schemes government की आप हमें please समझाएं. यस मैम अब बेसिक से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो लाइक बैंक अकाउंट्स के बारे में सबको पता होता है कि बैंक अकाउंट होते हैं पर लोगों को टाइप नहीं पता होता है कि कितने तरह के होते हैं बैंक अकाउंट तो सबसे पहले हमारे पास चार तरह के बैंक अकाउंट आते हैं करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट और रेकरिंग अकाउंट इस करंट अकाउंट को चालू खाता भी के नाम से भी जाना जाता है और चालू खाता और सेविंग अकाउंट को बचत खाता फिक्स्ड अकाउंट को जमा खाता और रेकरिंग अकाउंट को आवर्ती जमा खाता इसमें से ज्यादातर लोगों को सिर्फ बचत खाते के बारे में ही पता होता है क्योंकि उन्होंने बचत खाता ही खुलवा रखा होता है और ना ही उनको बाकी खातों के बारे में जानकारी होती है और ना ही ये पता होता है कि वो खाते खुलवाए कैसे तो बाकियों के बारे में भी जानते हैं सबसे पहले तो बचत खाते के बारे में ही बात कर लेते हैं कि अब इसमें ब्याज दर थोड़ा कम मिलता है 3 से 7% के बीच में होता है ये डिपेंड करता है कि बैंक कौन सा है और एक महीने के अंदर आप ज्यादा पैसे जमा करना या निकालने पे रोक होती है कि ये बचत के लिए बनाया है कि आप बार बार निकालना या बार बार डाल नहीं सकते तो उसके ऊपर लगते हैं चार्ज लगाते हैं क्योंकि अगर आप ज्यादा बार पैसे निकालो और इसमें कोई भी प्रोसेसिंग मतलब चार्ज नहीं रखना पड़ता कि अगर आपने इससे इतने कम पैसे रखे तो इससे चार्ज देना पड़ेगा ऐसा कोई चार्ज नहीं होता बचत खाते में अगला है चालू खाता ज्यादातर बिजनेस वालों के लिए मिलता है जो बिजनेस करते हैं अपना कंपनियां हो गई व्यवसाय हो गए छोटा मोटा जिनको रोज लेन देन करना पड़ता है पैसों का बैंक खातों के जरिए तो उनके लिए बना है इसमें इसमें वो सेवा शुल्क लगाते हैं क्योंकि बैंक इसमें काफी सारी सेवाएं देता है बिजनेस वालों बिजनेस पीपल के लिए कि जो अपना हमें बैंक में आकर अपने खाता रोज जमा कराना पड़ता है जिनको पैसे और रोज निकालने पड़ते हैं तो उनको बैंक इसके लिए सेवा शुल्क लगाता है कि हाँ हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं तो आप हमें थोड़ा शुल्क देना पड़ेगा और इसमें आपको ब्याज नहीं मिलता पर दूसरी सेवाएं मिलती हैं जैसे कि ओवरड्राफ्ट कि अगर आपको मान लीजिए आपके खाते में 10,000 है और अगर आपके बिजनेस में आपको किसी को 15,000 की पेमेंट करने की जरूरत है तो बैंक आपको 15,000 का चेक पास कर देगा उसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है कि बैंक आपको उससे जितनी राशि आपके बैंक अकाउंट में है उससे थोड़ी सी ज्यादा राशि भी निकालने देता है अब अगला अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में भी काफी लोगों ने सुना जरूर होगा कि फिक्स्ड आप राशि जमा करवा देते हैं एक बारी के लिए और ये समय वेरी करता है काफी कि 7 दिन से लेकर 10 वर्ष यानी कि आप 7 दिन का भी फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं और 10 साल का भी फिक्स डिपॉजिट खुलवा सकते हैं अब इसमें यह फायदा मिलता है कि अगर आप ज्यादा देर के लिए पैसे जमा करा दोगे एक ही बार में तो आपको ब्याज थोड़ा ज्यादा देगा बैंक जो कि 6 से 7% के बीच में होता है और अब यही रेकरिंग डिपॉजिट एक तरह से है कि अगर आपको लगता है कि मैं एक ही बार में सारे पैसे नहीं जमा करा सकता पर मेरे को थोड़े थोड़े पैसे मैं हर महीने जमा करा सकता हूँ जैसे मैं 100 रुपए जैसे मैं या मान लीजिए मैं 500 रुपए हर महीने जमा कराने की सोचता हूँ अपनी आमदनी से तो ये रेकरिंग डिपॉजिट होता है ये आपके एक बचत खाते से रेकरिंग डिपॉजिट खाते में अपने आप ही हर महीने 500 रुपए डालता रहता है और आपको इसमें ज्यादा ब्याज दर देता है उसके बदले कि आपने ऐसे बना रखा है कि अगर आप हर महीने इस खाते में 500 डालोगे तो आपको ब्याज दर ज्यादा देगा बैंक अब ये हो गए हमारे पास चार प्रकार के बैंक अकाउंट बैंक्स की बात चल रही है तो एक बार बैंक फ्रॉड पे भी एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं कि बैंक फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए जनरली 3 तरह के तीन तरह के फ्रॉड आते हैं हमारे पास ओटीपी फ्रॉड लिंक फ्रॉड और लॉटरी फ्रॉड कोई ओटीपी मांगता है फोन पे आपसे कि आपको ओटीपी आया होगा या जानकारी मांगता है आपकी बैंक की वो फ्रॉड होते हैं एक होता है कि आपको कोई मैसेज आता है जिसमें आपको लिंक दिया होता है कि इस लिंक पे दबाकर अपना ये क्लेम हासिल करें आपकी इंश्योरेंस का क्लेम आया है या ये उस लिंक पे दबा के हासिल करें तो वो लिंक ज्यादातर फर्जी होते हैं और तीसरी चीज होती है हमारे पास लॉटरी फ्रॉड की आपकी लॉटरी लगी है इसमें अपने बैंक का डिटेल्स भरे ताकि वो लॉटरी के पैसे ट्रांसफर हो सके
तो ये 3 फ्रॉड से बचने का यही है कि ध्यान रखिए कि आप ऐसे कोई भी अनसॉलिसिटेड लिंक आते हैं आपके पास, या आप मतलब अनजाने लिंक आते हैं, तो उनसे बच के रहें। अब करते हैं योजनाओं पे आते हैं। जनधन योजना के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जनधन योजना काफी लोगों ने सुना होगा और काफी लोगों ने इसके अंदर खाते भी खुलवाए होंगे, कि ये 10 साल से बड़े बच्चे भी खुलवा सकते हैं, जरूरी नहीं है 18 साल के होने चाहिए, उनके नाम पे भी जनधन योजना के अंदर खाते खुल सकते हैं। इसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा या 2 लाख रुपए जो बढ़ा दी गई थी अमाउंट बाद में 28 अगस्त 2018 के बाद, दुर्घटना बीमा मिलता है कि अगर भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके अंदर आपको 2 लाख तक का बीमा मिलता है। और इसमें भी बचत खाते की तरह कोई राशि रखने की जरूरत नहीं है, आप जीरो बैलेंस अकाउंट भी चला सकते हैं। इसमें आपको 30,000 का जीवन बीमा भी इसके साथ फ्री में मिलेगा। 30,000 का, अगर आप मान लीजिए अगर आपने इसके अंदर खाता भी खुलवा लिया, ना ही कोई पैसे जमा करे ना ही कुछ, तब भी आपको 30,000 तक का जीवन बीमा मिलेगा। और अगर आप इस खाते को अच्छे से चला के रखते हैं, अपने पैसे जमा कराते हैं, निकलवाते हैं, और आपको बैंक को लगता है कि हाँ आप अच्छे कस्टमर हो, तो वो बैंक आपको जन धन खाते में भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देता है। जो करंट खातों में हमने बात करी थी कि आप ज्यादा पैसे निकलवा सकते हो जितने हैं। बैंक को अगर लगता है कि ये सही कस्टमर है, ये पैसे जमा करवाते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो ठीक है, वो बैंक भी मान जाता है और जनधन योजना पर भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। और अब आगे इसमें जनधन योजना में खुलवाने में यही है कि ज्यादातर बैंक में, किसी भी बैंक में खुल जाता है इजीली। बैंक मित्र या आप किसी संस्था में जाके आप खुलवा सकते हैं इजीली। और आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है और एक फॉर्म, बहुत बेसिक सा फॉर्म भरवाते हैं, तो इसमें ज्यादा आपको आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक आईडी प्रूफ के साथ आपको ये फॉर्म जमा करना होता है। तो ये हमारे यहाँ जनधन योजना। अब अगली योजना के बारे में पढ़ते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना मेरे हिसाब से काफी जरूरी है उन लोगों के लिए जिनकी बेटी या जिनके जानकार में कि इसकी बेटी 10 साल से छोटी उम्र की है। 10 साल से छोटी उम्र के लिए सरकार ने एक योजना निकाली है कि जिनकी भी बालिका, शिशु 10 साल से छोटी है, उनके नाम पर खाता खुलवाया जाए, उस खाते में पैसे जमा होंगे और उस पर सरकार ब्याज देगी। और ताकि जब उनकी शादी का या पढ़ाई के लिए जब भी खर्चा होगा, वो उस खाते से पूरा हो सके। तो ये एक तरह से सरकार आपको शुरुआत से बचत करने का एक तरह प्रोत्साहित कर रही है कि आप शुरुआत से बचत करें और इस खाते में पैसा जमा करें, ताकि जब आपको इस जरूरत पड़े तब आप पे अचानक से कोई बोझ ना आए। ये सरकार का इसलिए मूव है कि कोई किसी को भी बेटी को एक बोझ की तरह ना माना जाए। ठीक है, तो इसमें सुकन्या समृद्धि के बारे में जानते हैं। इसके अब आपको ज्यादा इसमें भी जरूरत नहीं होती डॉक्यूमेंट की। इसमें आपको खाता खोलने के लिए एक फॉर्म चाहिए होता है जो 3 पेज का होता है अमूमन। और बालिका शिशु के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र की 10 साल से छोटी है, जिससे पता लग सके, पहचान प्रमाण, कोई भी आईडी प्रूफ और राशन कार्ड चल सकता है इसमें इजीली। ठीक है, और निवास प्रमाण कि कहाँ आप रहते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि इसमें आपको अगर एक घर में 2 बेटियों के लिए ही सुकन्या समृद्धि खाता खुल सकता है। 3 बेटियों के लिए तभी खुलेगा अगर एक बेटी हुई है और 2 अलग से ट्विंस हुए हैं, तो तभी 3 के लिए खुल सकता है, नहीं तो एक घर में 2 ही खाते खुल सकते हैं। अब आगे भी इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहली बड़ी बात है कि इसमें ब्याज दर काफी ज्यादा मिलता है। बाकी जैसे हमने पढ़ा था कि सेविंग बचत खाते में 3% तक का भी ब्याज दर मिलता है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए अगर आपको बेटी के लिए बचत करनी है तो बचत खाते में क्यों रखें, आप सुकन्या समृद्धि के अंदर खाता खुलवाएं, जिसमें आपको करीबन दुगना ब्याज मिलेगा उससे। और यही ब्याज हर साल दुगना ब्याज जोड़ा जाए तो ये काफी आखिर में जाकर अमाउंट बदल सकता है आपकी, ये छोटा सा ब्याज का फर्क भी। इसमें कम से कम एक साल में आपको 250 रुपए जमा कराने की जरूरत पड़ती है, यानी कि महीने के 20 रुपए कम से कम जमा करवाने हैं 15 साल तक, खाता खुलवाने के 15 साल तक। मतलब एक 250 से लेके 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हो उस खाते में। और जब 15 साल पूरे हो जाएंगे इस खाते में, तब इस खाते में और पैसे जमा नहीं करा सकते, पर जो पहले से जमा हो रखे हैं पैसे, उन पे ब्याज मिलती रहेगी। खाता खोलने के जैसे 21 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब आपका खाता मेच्योर हो जाएगा और खाता बंद हो जाएगा, आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे इस चीज के। अगर बेटी की शादी उससे पहले ही हो जाती है तो उस शादी के वक्त मिल जाएंगे। और अगर आपको इस 21 वर्ष से पहले कभी जरूरत पड़ती है तो 18 वर्ष के बाद, 18 जब बेटी 18 वर्ष की हो गई, तब आपको उसकी पढ़ाई के खर्च के लिए या शादी के खर्च के लिए भी चाहिए हो, तो आप 50% निकाल सकते हैं उस चीजों के लिए भी, उससे पहले खाता मेच्योर होने से पहले भी। तो सुकन्या समृद्धि में ये काफी एक अच्छी योजना है मेरे हिसाब से, और सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। इसमें कोई सवाल मैम? मैम यू आर ऑन म्यूट। नहीं, फिलहाल नहीं, आई विल आस्क एट द एंड। आप प्लीज कंटिन्यू करें फर्दर स्कीम्स ओके के श्योर साथ। मैम। यस मैम।
आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर अगली है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजेएवाई के नाम से। इसको आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है मोस्टली। और काफी लोगों ने इसके अंदर, अभी अभी आई थी स्कीम, तो काफी लोगों ने इसका नाम सुना पर ये नहीं जाना कि इसका फायदा कैसे उठाएं और हम इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। तो आयुष्मान भारत ये एक तरह से स्वास्थ्य बीमा योजना निकाली गई है सरकार के लिए, ताकि हेल्थ सिस्टम बढ़ सके इंडिया का। और जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं या जिनकी आमदनी कम है या जो काम नहीं मिलता जिनको, उनको अच्छे से हेल्थ फैसिलिटीज मिल पाए, ठीक है, वो फायदा उठा पाए। तो अगर 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा हर साल हर परिवार को, तो एक परिवार में 5 लाख तक का खर्च एक साल में बीमारी, किसी बीमारी के ऊपर होता है, तो वो सरकार देती है। अगर आप आयुष्मान भारत के अंदर आते हो तो आपको 5 लाख तक का खर्च हर साल सरकार देगी, और आपको इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, ना ही आपको इस बीमा के लिए कोई पैसे नहीं जमा कराने पड़ते। ठीक है, तो योजना में सारी, अगर आपको कोई पहले से बीमारी है वो भी कवर होती है। अस्पताल आना जाना, किसी भी तरह की ट्रीटमेंट। इसमें ये भी एक भ्रम रहता है कि इसमें सिर्फ जो गंभीर बीमारियां हैं उनके अंदर आती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये बीमारी सब सब कवर करती है। मोस्टली 14,000 ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं इसके अंदर, तो ये काफी कुछ कवर करती है। छोटे से छोटा दांत का दर्द भी अगर हो तो वो भी इसके अंदर आपको उसके अंदर पैसे मिल सकते हैं चेकअप कराने के भी। और इसमें जरूरी भी नहीं है कि आपको सरकारी अस्पतालों से ही कराना हो, प्राइवेट अस्पताल से भी करा सकते हैं जो इनकी वेबसाइट पे लिस्टेड है। तो इसमें अगर आपको आवश्यकता है, जब आप ये क्लेम लेना चाहेंगे तो आपका बैंक खाता होना चाहिए, आपका प्रमाण इनकम प्रमाण सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप कितना कमाते हैं, उसके बेसिस पे आयुष्मान भारत, और पहचान पत्र। तो अब आगे बढ़ते हैं आयुष्मान भारत से अगली स्कीम की तरफ। ये एक स्कीम उनके लिए है जिनको कोई बिजनेस शुरू करना है या कोई मतलब बिजनेस में धनराशि की जरूरत है उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो उस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गैर कॉर्पोरेट, यानी कि अगर आप कंपनी नहीं, और ना ही खेती बाड़ी और कंपनी के अलावा कोई छोटा बिजनेस खोलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें 10 लाख तक का लोन सरकार दिलवाती है बैंक से। ठीक है, तो इसके अंदर 3 श्रेणियां होती हैं: शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी और तरुण श्रेणी। 50,000 तक के लोन को तरुण श्रेणी की उपलब्धि दी, शिशु श्रेणी की उपलब्धि, किशोर श्रेणी में 50,000 से 5 लाख तक का, और 5 लाख से अधिक को इसमें तरुण श्रेणी के अंदर डाला जाता है। तो अब इसमें ये एक बात आती है कि इसके अंदर ब्याज लगेगी, जरूर लगेगी, ब्याज लगेगी इस अकाउंट में। पर इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें आपको कोई भी चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी। सरकार ये कहती है कि आप बिना कोई चीज गिरवी रखे, ना ही किसी से गारंटी दिलवाए, मुद्रा योजना के अंदर लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी गारंटी नहीं दिलवानी पड़ेगी किसी से कि पैसे, आपको बस ब्याज देना पड़ेगा जो उस लोन पे सरकार दिलवाती है। और अब इसमें मुद्रा योजना के अंदर आप बैंक जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, या उनकी मुद्रा वेबसाइट भी है, mudra.org.in या मुद्रा मित्रा, इन पे भी जा सकते हैं। कोई गारंटी या प्रतिभूति की ये तो बात हो चुकी है कि कोई कोलैटरल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि कोलैटरल नहीं रखने की जरूरत पड़ती और ना ही कोई गारंटी दिलवाने की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात एक और, कि इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लगता लोन पास करवाने के लिए, जो बैंक अक्सर लेते हैं दूसरे लोन पे, इसमें वो प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं लेते। और इसमें पैसा जल्दी लौटाने की कोई भी आपको प्रेशर नहीं रहता। आप 5 साल तक और बढ़ाया जा सकता है इसकी पैसे वापस करने के अमाउंट टाइम को। तो इसमें आपको ना ही कोई पैसा जमा करने पे कोई ज्यादा पैसे वापस करने के लिए कोई प्रेशर डाल सकता है, ना ही आपको कोई गारंटी के लिए बोल सकता है, ना ही आपको कोई चीज गिरवी रखने के लिए बोल सकता है कि अपनी जमीन गिरवी रखो तभी लोन मिलेगा। मुद्रा योजना का ये बहुत खास बात है। Okay, अब अगला okay. Aryan, one question in that मुद्रा लोन, अगर कोई कारपेंटर है या फिर उस तरीके की कोई बिजनेस करते हैं, तो क्या उन दे आर एलिजिबल फॉर सच काइंड ऑफ लोन? मुद्रा लोन के लिए वो एलिजिबल है? यस श्योर मैम। इसमें जो भी जैसे कारपेंटर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, हाँ तो जी। सर्विस सेक्टर कृषि, या कृषि में सर्विस, अगर आप कृषि सेक्टर को भी सर्विस देते हो, कि जैसे आप खुद खेती बाड़ी के अलावा कोई काम उनके साथ में हेल्प करते हो, कोई सर्विस देके, वो भी कवर होते हैं। छोटे मोटे कारपेंटर अपना कोई बिजनेस ऐसे खोलना चाहते हैं या कुछ भी सिलाई का, तो वो भी सब कवर होता है इसमें। पूरा सर्विस सेक्टर, प्रोडक्शन, कुछ बनाना, कुछ सर्विस करवाना करना, और ना या ही कुछ बेचना, खरीद बेचना, ये भी कवर होता है इस मुद्रा लोन के अंदर। ठीक है मैम, तो आगे बढ़ते हैं मुद्रा Yes. लोन की आवे। यस मैम। सो मुद्रा लोन में एप्लीकेशन के बारे में, जैसे एप्लीकेशन तो मैं बता चुका हूँ कि आप मुद्रा.org पे जाके भी कर सकते हैं, या किसी बैंक में भी जाके कर सकते हैं। इसमें रूरल बैंक भी आते हैं, एनबीएफसी भी आते हैं, कि अगर आपके गांव में के आस में जो बैंक खुल रखे हैं, हर बैंक में मुद्रा लोन जरूर मिलता है।
ठीक है, तो अब इसमें मुद्रा डॉट org पे जाकर आप फॉर्म डाउनलोड करके उसमें जरूरी जानकारी भर के अपनी नजदीकी ब्रांच में लेकर जा सकते हैं, और इसमें जाकर आवेदन करके अपनी सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। औपचारिकताओं में थोड़ा बहुत इसमें ये एक लोगों को वहम आता है कि वो जब सरकार बैंक बैंक पूछता है कि क्या आप बिजनेस करोगे, आपके बिजनेस से रिलेटेड जानकारी लेता है, तब उनको थोड़ा गलत लगता है कि हम क्यों बताएं। पर ऐसे वो बैंक को जानने की जरूरत होती है कि आप क्या बिजनेस करोगे, क्या आपका कहाँ करना चाहते हो, थोड़ी बहुत जानकारी कि आपका बिजनेस का नाम क्या होगा, कुछ सोच। वही बैंक कहता है कि अगर आप पैसे लेने आए हो उस चीज के लिए तो आप कुछ सोच के भी आए होगे, तो वो हमें जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और अगर आप जैसे कोई, एक बड़ी अच्छी चीज है कि अगर आपने कोई मशीनें खरीदनी है, मान लीजिए सिलाई का खोलना है और उसकी सिलाई की मशीनें खरीदनी है, तो अगर आप जिससे सिलाई की मशीनें खरीदना चाहते हैं उसकी कोटेशन दे रहे हैं कि जो लोन का पैसा होगा हम उससे ही मशीनें खरीदेंगे, तो लोन बड़ी इजीली पास हो जाता है आपका। इससे बैंक को लगता है हाँ, ठोस सबूत है कि हाँ इन्होंने आगे बिजनेस करना है, तो सर बैंक इजीली दे देता है लोन। और जैसे ही वो सब वेरीफाई कर लेता है, लोन की मंजूरी हो जाती है और आपको 10 लाख तक का लोन मुद्रा योजना के अंदर प्राप्त होता है। तो ये थी मुद्रा योजना। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बीमा तो आज की जो समय चल रहा है कोविड का, और ये बीमा काफी आज कल जरूरी हो गया है। तो अब सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानते हैं। ये 18 से लेकर 70 वर्ष के बीच में कभी भी ले सकते हैं, और इसकी सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 1 रुपया महीने का, सिर्फ 1 रुपया महीने का जमा कराने की जरूरत है एज अ प्रीमियम। जो प्रीमियम देना पड़ता है हर हर महीने 1 रुपए, यानी कि साल के 12 रुपए दो, और आपका 2 लाख का जीवन बीमा हो जाएगा। तो ये काफी एक राशि जिसमें काफी कम रखी गई है सरकार द्वारा। इसमें 2 लाख तक का जीवन बीमा होगा, और अगर आपकी डिसेबिलिटी भी हो जाती है आगे, तो तब भी आपको पैसे 1 लाख रुपए मिलते हैं कि मृत्यु मृत्यु पे 2 लाख, और अगर आपको कुछ डिसेबिलिटी हो जाती है तब भी 1 लाख रुपए तक का क्लेम मिलता है इस बीमा, सुरक्षा बीमा के अंदर। तो ये बीमा तो एक तरह से सबको करा ही लेना चाहिए कि आपके खाते से हर साल अपने आप ही 12 रुपए कटते रहेंगे, यानी कि महीने के 1 रुपया कटते रहेंगे, और आपका एक बीमा रहेगा कि आपके परिजनों को पैसे मिल पाए अगर भगवान ना करे किसी जानकार की मृत्यु हो जाए। तो ये बीमा तो सबको करवाना चाहिए। अब अगले की तरफ बढ़ते हैं, अटल पेंशन योजना। हमारी अगली स्कीम है अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना ने ये जो भ्रम होता है लोगों का वो तोड़ा कि जैसे कि सिर्फ सरकारी काम कर्मचारियों को ही मिलेगी पेंशन। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी 60 वर्ष से आगे की उम्र में पेंशन लेना चाहते हैं, जब उनकी 60 से उम्र हो जाए ऊपर, तो वो अटल पेंशन योजना में अपना कर ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसमें जिनकी भी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में है, वो उनको ये इसमें प्रीमियम देकर अपना अटल पेंशन योजना में नाम लिखवा सकते हैं। उनको 60 साल तक वो प्रीमियम देना पड़ेगा, 60 साल की उम्र होने पर। और उनको 60 साल के बाद से 60 साल के बाद से मृत्यु तक पेंशन लगती रहेगी। पेंशन की जो अमाउंट होगी 1 से 5 हजार के बीच में जो है, वो डिपेंड करेगी कि आपने कितना प्रीमियम दिया। तो आप 42 रुपए साल के 42, अगर आपकी उम्र मान लीजिए मेरी उम्र 18 वर्ष है, तो मैं अगर साल महीने मतलब महीने के 42 रुपए भी दूं, तो महीने के 42 रुपए दूंगा तो मेरे को 1 हजार की पेंशन लग जाएगी। तो ये काफी कम है कि मतलब 20 गुना करके पैसे ऐसे मिलते हैं वापस। तो निवेशक की मृत्यु के बाद उसके पति पत्नी के लिए पेंशन मिलती रहेगी, कि मान लीजिए किसी ने पेंशन में अपना नाम लिखवाया है और वो उसने प्रीमियम दिया है इतने टाइम, तो पेंशन जो है वो अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके पति या पत्नी को पेंशन लगती रहेगी, और अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को। तो पैसे बर्बाद नहीं जाते, वो पैसे कहीं ना कहीं सरकार वापस जरूर करती है। और अब अटल पेंशन में एक ही हमारे पास टेबल है, जिसके बारे में मैम आप गेस कर सकते हैं कि आपको कोई जैसे कोई एज जैसे किसी को जानना हो कुछ। से फॉर एग्जाम्पल प्रवेश आयु अगर मैं देखूं 38 years ओल्ड है, तो फिर क्या कैलकुलेशन होगा, कैसे होगा ये? जैसे मैम अगर 38 ईयर्स का है आपका, तो आपका जो अगर आपको पेंशन चाहिए 5 हजार की, तो 38 पे आपको महीने के ऑलमोस्ट 1200 रुपए, महीने के 1200 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, और आपको 5 हजार की पेंशन लग जाएगी 60 साल पे। और अगर आपको 1 हजार की पेंशन ही चाहिए तो 240 रुपए से भी बात बन जाएगी। अच्छा, तो ठीक है। ये यही होता है कि एज क्या एज है और कितनी पेंशन चाहिए, इस पे प्रीमियम अलग अलग होता है, और इस टेबल में सारे दिए हैं। जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जरूर अपना भी देख सकता है कि वो उनको कितनी पेंशन की जरूरत है, या वो उनको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, वो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर मुझे मासिक पेंशन 2000 का चाहिए, 38
38 प्रवेश आयु का मतलब क्या होता है? जब से आपने इसके अंदर नाम लिखवाया, जब से आपने नाम लिखवाया, मतलब एक तरह से इसके अंदर पैसे कटवाने शुरू करे, और जब वो मतलब प्रवेश आयु है, और आप, हाँ जी। मतलब जब मैं 38 ईयर्स की हो गई तब मैंने ये स्कीम लिया और फिर मैंने पैसे देना मंथली शुरू किया कि हाँ मुझे जी, आपने साल के 38 बाद से शुरू कितना किया। मिलेगा। जी, 60 साल के बाद मिलेगा। और वो तब से आपने 38 से देना शुरू करे हैं पैसे। तो थर्टी अच्छा। एट से आपको 2000 की पेंशन चाहिए, तो 480 रुपए देने पड़ेंगे महीने के। और आपको 60 साल के बाद महीने के 2000 पेंशन की तरह मिलेंगे। ओके ओके ओके। अच्छा अच्छा। आर्यन, आपने आयुष्मान भारत स्कीम भी एक बताई थी, क्या आप दोबारा उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? एक क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी हाँ, आयुष्मान भारत के स्कीम के ये ऊपर। आयुष्मान भारत। अ, कैसे किसी को पता चलेगा कि ही और शी इज एनरोल्ड इन दिस स्कीम? मैम, इस स्कीम में अब जैसे एनरोलमेंट के लिए कि आपको पता है कि आप आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकते हैं, सरकार ने इसमें ना कोई सिस्टम नहीं बनाया कि आप आयुष्मान भारत के अंदर लाभार्थी बनिए। सरकार ने अपने आप ही किसी को सबको लाभार्थी बना दिया, जिनको सरकार को लगा कि हेल्थ में जरूरत पड़ सकती है, कि ये इलाज के खर्च के लिए जिनको सरकार को लगा कि वो इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, सरकार ने अपने आप ही वो एक डेटाबेस बना दिया है। और इसमें आपको कोई भी ये नहीं कहेगा, अगर आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता है कि आयुष्मान भारत के अंदर एनरोल करिए, वो नहीं है। सरकार ने अपने आप ही 10 करोड़ परिवारों को इसके अंदर रजिस्टर कर लिया है। और वो 10 करोड़ परिवार में से कोई भी अपना जिनको चेक करना है, इसमें एक तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है कि महीने के 10,000 से कम कमा रहे होने चाहिए, और आप सरकारी का कर्मचारी नहीं होने चाहिए। ये छोटी मोटी जरूरतें तो पूरी हो, उन्हीं को लिया गया है जो ये छोटी मोटी जरूरतें पूरी करते हैं। और आप ये चीज चेक कर सकते हैं अपने नजदीकी अस्पताल जाकर, आयुष्मान मित्र उनको कह सकते हैं कि हमें आयुष्मान मित्र से मिलना है। या जब भी आप इलाज के लिए जाते हैं, तब भी आयुष्मान मित्र से जरूर बात करनी चाहिए कि आयुष्मान मित्र हर अस्पताल में रखवाया गया है एक। आयुष्मान और उनसे मित्र। आयुष्मान मित्र बेसिकली फ्रेंड जो आपकी हेल्प करेगा, आयुष्मान ओके। मित्र जो इसके अंदर हेल्प करेगा आपकी, कि आपको चेक करवाएगा और आपको क्लेम पास करवाने में हेल्प करेगा आयुष्मान का। आपका एक बार कार्ड बन जाएगा पहली बार में जाने पर। आप ये सरकारी अस्पताल से भी चेक कर सकते हैं कि आप हो कि नहीं। नहीं तो वेबसाइट भी है जो आयुष्मान भारत की, उसमें भी जाकर अपना राशन कार्ड या पैन कार्ड की डिटेल देकर, जरूरती राशन कार्ड ही होते हैं लोगों के पास आजकल इस चीज के लिए, राशन कार्ड और अपनी डिटेल देकर आप चेक कर सकते हैं कि आप उस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं नहीं उठा सकते। और अगर आप ओके फायदा उठा सकते हैं, तो आपका एक बार कार्ड बन जाएगा इलाज करवाने का। और आप अगली बार वो कार्ड देंगे तो आपको पैसे भी नहीं कार्ड दिखाएंगे तो आपको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अपने आप ही उस कार्ड में एक तरह से आपको इलाज कराने के लिए सरकार ने 5 लाख तक का एटीएम कार्ड दे दिया, ओके जो एटीएम कार्ड सिर्फ आप इलाज कराने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये होता है आयुष्मान भारत के अंदर। ओके ओके। थैंक यू सो मच, ये बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन था आयुष्मान भारत स्कीम के ऊपर। सो इससे पहले आपने एक स्कीम बताई थी, सुकन्या स्कीम, सुकन्या समृद्धि, यस। सुकन्या समृद्धि योजना। हाँ जी, इसमें जो है, इसमें आपने ये इसमें दिखाया है कि न्यूनतम रुपए, यस, मिनिमम अमाउंट जो। मिनिमम अमाउंट इज 250 का निवेश किया जा सकता है। तो ये जो अमाउंट है ये हर बैंक में डिफरेंट होता है या फिर सारे बैंक्स में इसका अमाउंट 250 ही रहता है? और कौन से मैम बैंक्स में मेनली ये हमारे लोग जाके ये अकाउंट खोल सकते हैं? मैम ये अकाउंट तो हर बैंक खुलवाता है, प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो ओके। सरकारी बैंक, एसबीआई, पोस्ट ऑफिस तक में जाकर भी ये खाते खुल सकते हैं। जो सरकारी बैंक होते हैं ज्यादातर, और जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो 250 रुपए लेते हैं महीने का, साल का, माफ कीजिएगा, साल का 250 रुपए जमा कराना होता है। और जो अच्छा। प्राइवेट बैंक होते हैं एचडीएफसी, वो थोड़े ज्यादा भी ले लेते हैं। वो ये तो बात नहीं है ना कि आपको उतने ही पैसे वापस करेंगे। अगर आपने 1,000 जमा करवाया, तो 1,000 पर ही ज्यादा ब्याज लगाकर आपको वापस करेंगे। तो मतलब अगर आपने तो आपको पैसे तो ज्यादा ही वापस मिल रहे होते हैं। ये नहीं है कि वो ज्यादा महंगी चीज लगा रहे हैं। बस ये है कि वो उनके लिए खाता रख रखा है जो प्राइवेट बैंक ने, जो ये ज्यादा पैसे जमा करा पाएंगे इस अकाउंट में। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई बोले कि सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कि हमें 250 से, ये ऐसा कोई खाता नहीं है कि 250 से ज्यादा कराने पड़ेंगे या 250 महीने के कराने पड़ेंगे, वो गलत है। वो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। सरकार ने बोला है कि इसमें 250 रुपए ही जमा करा सकते, मिनिमम अमाउंट है, उससे कम मिनिमम मिनिमम नहीं, अमाउंट। उससे ज्यादा।
उससे ज्यादा मिनिमम नहीं रख सकते। मैक्सिमम हमारे ऊपर है, हम कितना रख सकते हैं? मैक्सिमम 1.5 लाख है, 1.5 लाख के बीच में कितना भी रख लो। साल का 250 से 1.5 लेके लाख? साल का 1.5 लाख, यस मैम। ओके, ओके, अच्छा, ठीक क्योंकि है। सरकार को लगता है कि वो फिर इसमें गलत फायदा ना उठाएं कि हाँ, हाँ। बेटी के खर्च के अलावा भी ब्याज ज्यादा मिल रहा होता है, तो उतना ही कि बेटी के खर्च के लिए जितना चाहिए होगा उतनी ही राशि रख पाए। ओके आर्यन, आई थिंक ये जो आपने सेशन लिया ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, और हमारे एनजीओ के लोग के साथ साथ ये जो भी इस वीडियो को देखेगा, आई थिंक बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, और डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गेन समथिंग फ्रॉम दिस, and also people in our NGO. So anything at the end you would like to end? मैम इन द एंड आई लाइक जस्ट से कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ पे वो दूसरों को भी बताएं, खासकर सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और जो बीमा योजना है उनके बारे में जरूर बताएं। और अगर आपकी जानकारी में कोई है तो उनको आप ये बता सकते हैं। और दूसरी चीज, फ्रॉड से बचे रहें। और ये मैं आखिरी में जानकारी में देना चाहूंगा कि ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये जरूर नोट कर लें कि वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स जो महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं ये काफी जरूरत में आते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप खुश रहें और अपना ध्यान रखें इस समय मुश्किल टाइम में। Thank you so much, Aryan. All of you, please make note of this slide. And yeah, thank you so much, Aryan. Thanks. Thank you so much, ma'am. It was a wonderful session. Thank you, ma'am.